कांग्रेस जो है कम से कम 55 सीटों से ऊपर पा रही है। ये मेरा अपना असेसमेंट। बीजेपी कहाँ जा रही है? और बीजेपी मैं कह रहा हूं 15 से 20 के बीचों में रहेगी, इससे ऊपर नहीं जा सकती किसी भी सूरत में। जिनका एक सदस्य वहां पर नहीं है, जिनका एक भी आदमी नहीं है उसमें विधानसभा में, उसको भी हेलीकॉप्टर दिया गया है। वो हेलीकॉप्टर से लोग उड़ रहे हैं भाई, जिनकी हैसियत अपने घर गांव अपने एक क्षेत्र को संभालने की नहीं है, उनको लोगों को हेलीकॉप्टर मुहैया कराया जाए। हरियाणा जैसे जितने कांग्रेस को छोड़ दो, जितने भी दल वो बीजेपी के शाखाएं हैं, जितने भी है, और सबकी फंडिंग जो है, सबकी वित्तीय सहायता जो बीजेपी कर रही है। मैं खुद अच्छे ढंग से जान रहा हूं कहां से किसको संसाधन। बड़ी बात बोल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिव। आप देखना शुरू कर चुके हैं वतन 24 टीवी। हरियाणा का सियासी पारा जो है वो 7वें आसमान पर है। चुनाव के बीच में राम रहीम को पैरोल पर छोड़ दिया गया है, जिसके बाद से सियासत जो है वो और तेज हो गई है और सियासत और गर्म हो गई है। राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और बड़ी बड़ी योजनाओं का जो है वो उसकी घोषणा कर रहे हैं, चाहे वो गरीबों को 200 गज जमीन देने की बात हो, या फिर 2 लाख नौकरी देने की बात हो, या महिलाओं को 1 लाख रुपए सीधा खाते में डालने की बात हो। अब बीजेपी कह रही है कि दलाल, डीलर और दामाद ये सारी चीजें खत्म कर देंगे, हम फिर से आएंगे। उसके बाद जो किसान सम्मान निधि है उसे 6,000 से 10,000 कर देंगे। तमाम तरह की जो है वो घोषणाएं हो रही हैं। उधर जो है बीएसपी और इनेलो जो है वो लगातार जो है जमीन पर जो है घोषणाएं कर रही है और लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। जेजेपी और चंद्रशेखर की पार्टी एएसपी भी वो भी चुनावी हुंकार भर रही है, और जो है आम आदमी पार्टी भी जो है वो सियासी ताल ठोक रही है। अब सवाल उठता है कि कौन किसकी नाक बचेगी और किसकी इज्जत बचेगी, और कौन वोट कटवा साबित होगा और कौन सत्ता में आएगा। तो हरियाणा चुनाव की जो सियासत पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, देश दुनिया की जो है राजनीतिक घटनाओं पर पैनी नजर रखते हैं। हरियाणा चुनाव पर भी उनकी नजर जो है वो है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं कि हरियाणा का अभी तक पहली प्रतिक्रिया? हरियाणा का चुनाव एक तरह से कहो कि अभी ये ट्रेंड सेटर है, और जब मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं तो मैं कम से कम ये सारे लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, बड़े ध्यान पूर्वक सारे राजनीतिक दलों को मैं देख रहा हूं कि कैसे कौन कहां वहां क्या कर रहा है। जितने दलों का तुमने नाम लिया है उन दलों को मतलब कभी कभी मुझे ये लगता है कि राजनीतिक दल बनाए ही इसलिए जाते हैं कि जहां चाहो वहां खरीद फरोख्त करो। सत्ता में आने और सत्ता में संघर्ष, सत्ता में आने का संघर्ष जो है, विशेष तौर से कहो कि वहां पर संघर्ष जो है वो सत्ता बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी लड़ रही है, सत्ता पाने के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है। और इधर जो जितने भी बीजेपी के लोग हैं, मुझे कभी कभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर विकास की बातें क्यों नहीं करते। क्यों वो कभी कभी दलाल बात कर देंगे, किसी को दामाद बात कर देंगे, किसी को कुछ बात। इससे जनता अब ऊब चुकी है। जनता विशेष तौर से हरियाणा में वो किसानों की बात करती है, वो पहलवानों की बात करती है, वो सैनिकों की बात करती है। वहां जो है तो ये मेन मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। वहां से कैसे लोग किस किस तरह से जो है विदेशों में कैसे अपने घर द्वार बेच करके लोन लेकर के विदेश जा रहे हैं, अपने जान को जोखिम में डाल करके वो यहाँ से अवैध तरीके से जा रहे हैं। 50 लाख 35 लाख का लोन ले रहे हैं, और वो भी लोन 2-2% के ब्याज पे। तो इस तरह की चीजों को पहला तो याद रखना चाहिए कि बीजेपी के लोग यह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता समझ रही है। हरियाणा राज्य जो है, सच बात यह है कि छोटा राज्य है, लेकिन वो दिशा तय कर रहा है। इस बार के चुनाव में विधानसभा उसको बहुत हल्केपन में नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी जो इस समय जो चल रहे हैं अपने या उनकी बहन है प्रियंका जी, इन लोगों ने पूरे के पूरे चुनावी समीकरण को ही बदल दिया हरियाणा में। तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण बात है, जितने दलों का तुमने नाम लिया है, मैं बहुत उसमें मतलब ये कहूंगा कि एक
परिपक्व राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, इतनी परिपक्व कर रहे हैं कि किसी भी विरोधी दल का वो नाम नहीं ले रहे, सिवाय की बीजेपी, क्योंकि बीजेपी तो सत्ता में है तो उसके खिलाफ तो हमको बोलना ही है, उनकी कमियों को हमको गिनाना ही है, उनको जो है हमको जो हेड ऑन सामने सामना हमारा उनका संघर्ष है। बाकी दल जो है कोई गंभीर दल नहीं, चाहे वो दुष्यंत चौटाला जी का हो चाहे जो उसका भी हो, संघर्ष रैलियों में भीड़ तो देखी जा रही है। और रैलियों में भीड़, देखो एक चीज का मैं कह रहा हूं, ये मेरी अपनी समझ है और मैं इस चीज को जानता भी हूं कि वहां बीजेपी नहीं लड़ रही है। जितने कांग्रेस को छोड़ दो, जितने भी दल हैं वो बीजेपी के शाखाएं हैं, जितने भी है, और सबकी फंडिंग जो है, सबकी वित्तीय सहायता जो बीजेपी कर रही है। मैं खुद अच्छे ढंग से जान रहा हूं कहां से किसको संसाधन, बड़ी बात बोल रहे हैं। और सारे दलों को यह सच्चाई है, तुम अध्ययन करवा लो, तुम्हें पूरा खुली वो है। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी जो है वो इनेलो हो, आजाद समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सबको फंडिंग कर रही है। बीजेपी किस को छोड़ करके, कांग्रेस को छोड़ करके कुछ अस्तित्व थोड़ा बहुत है, 2-4 सीटों पर जो है दुष्यंत चौटाला का जो है, लेकिन जो दुष्यंत चौटाला पिछला चुनाव लड़ते हैं वो पूरी तरह से किसानों के साथ, किसानों की बात करके कुछ सीटें ले आए और लाने के बाद वो बीजेपी के साथ चले जा रहे हैं। तो आज भी उनको उनके साथ खड़े होना चाहिए बीजेपी के साथ, अगर राजनीति में इतने बेहतर उनका है। दूसरी चीज है जो जितने और छोटे छोटे बहुत सारे, उसमें उनका तो नाम ही गिनना बेकार है। मैं फिर कह रहा हूं कि सपोर्टेड एंड फंडेड बाय बीजेपी है सबके सब, और जिनका एक सदस्य वहां पर नहीं है, जिनका एक भी आदमी नहीं है उसमें विधानसभा में, उसको भी हेलीकॉप्टर दिया गया है। वो हेलीकॉप्टर से लोग उड़ रहे हैं भाई, जिनकी हैसियत अपने घर गांव अपने एक क्षेत्र को संभालने की नहीं है, उनको लोगों को हेलीकॉप्टर मुहैया कराया जाए हरियाणा जैसे चुनाव में, बड़ा मजेदार हो, जाके देख लो, नाम लेने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे वहां के तो जितने दल लड़ रहे हैं कांग्रेस को छोड़ के भाजपा को, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को चुनौती दे रही, बाकी किसी की नहीं। बाकी जितने दल वहां लड़ रहे हैं वो इस फिराक में लड़ रहे हैं कि भाई 2-4 सीट मेरी आ जाए, 1-2 सीट मेरी आ जाए, कांग्रेस को जो है पूर्ण बहुमत न मिले तो हमारा महत्व बढ़ जाएगा, उस समय हम खरीद फरोख्त की बात करेंगे, और वो होने नहीं जा रहा। दूसरी चीज, मैं एक चीज बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ऐसा कोई करता नहीं, कोई नेता, दोनों नेता, चाहे राहुल गांधी हो, माननीय राहुल गांधी हो, चाहे माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, दोनों अमेरिका गए थे। राहुल गांधी का देखो कि वो वहां पर गए न, अमेरिका में जो हरियाणा के लोग जो वहां पर रहते हैं अवैध तरीके से वहां गए, उन्होंने देखा कि जो है एक 15 बाई 15 के कमरे में 15-15 लोग, 20-20 लोग रह, उनकी दीन दशा दुर्दशा को देखा, और उनके बाद जो जिस तरह से वो आकर के उस परिवार के में से मिले हैं 10 दिन 15 दिन पहले, जो भी दिन रहा होगा, और मिल करके उस परिवार से बात की है, उनको सांत्वना दी है, सब कुछ। मतलब ये दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं कि जिस आदमी के पास कुछ ना हो, अपनी जमीन को चाहे बेच करके जा रहा है, चाहे 2% के सूद पे लेके जा रहा है, और वो किस तरह से कहां वो देकर ये कह लो कि टर्की से लेकर के, अजरबैजान से लेकर के, और फिर वो पनामा सिटी के जंगल, पनामा शहर के जंगलों से लेकर के फिर कैसे कैसे वो घुस रहा। और इसमें कितने लोग हैं जिसको कोई जानता नहीं कि जिनकी मौत। पॉलिटिकल स्टंट भी तो हो सकता है, और अगर अमेरिका में जाके मिल रहे हैं तो। राजनीतिक दल है तो पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स करना ही चाहिए, पॉलिटिक्स में विकास होना चाहिए, पॉलिटिक्स में विनाश नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? बीजेपी बार बार तो कह रही कि इतने सालों से इन्होंने विनाश किया है। हम मोदी जी देखो, अब मोदी जी को यह अपने पूरे सोच को बदलना पड़ेगा। वो जाएंगे कहेंगे 1964, 65, 63 जब भी कह लो, नेहरू से शुरू करते हैं। नेहरू जैसा विजनरी आदमी, नेहरू जैसा नेशन बिल्डर, नेहरू जैसा राजनीतिज्ञ, उनके 1/1 लाखवां भी मोदी जी नहीं है, चाहे उनके उद्देश्यों में, चाहे उनके मिशन में,
चाहे कहीं से फिट ही नहीं बैठते हैं। एक जगह जो ये तुलनात्मक जो अध्ययन कर देते हैं, पब्लिक अब नेहरू को नहीं ढूंढेगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरे पब्लिक जो ढूंढेगी नरेंद्र दामोदर मोदी से, जो केंद्र में पिछले 11 अब तो 11वें में चल रहे हैं, उनसे जवाब सवाल करेगी। अब ये मत जाइए कि 2014 से पहले क्या था केंद्र सरकार में, राज्य सरकारों में क्या था। दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि जब मैं कह रहा हूं कि इनको जो बीजेपी सारे दलों को फंडिंग कर रही कि हर आदमी जो 2 सीट 4 सीट, हर पार्टी 2 सीट 4 सीट जीत ले। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बात राहुल गांधी अपने सम्मेलनों में या बैठकों मीटिंग में जो ये कह रहे हैं कि मैं पूरी भीड़ में पहचान रहा हूं कि इसमें आरएसएस का कौन है, चेहरा देख के बता सकता हूं, यह एक परिपक्व राजनीति की निशानी। मैं खुद कह रहा हूं कि बीजेपी और आरएसएस को अगर तुम पहचानना चाहो तो पहले उनके चेहरे की तरफ ध्यान से देखो। उनके चेहरे पर हमेशा तनाव दिखता है, हमेशा वो जैसे बहुत ही एकदम वो तनावग्रस्त है, उनको क्या करना। और तनाव क्यों दिखता है, वो इस बात को जोड़ते सोचते रहते हैं कि कैसे 2 भाइयों में, पति पत्नी में, परिवार में, घर में, यानी उसको कहते हैं कि आपसी संघर्ष बना रहे। मैं खुद कह रहा हूं कि बीजेपी और आरएसएस को अगर तुम पहचानना चाहो तो पहले उनके चेहरे की तरफ ध्यान से देखो। उनके चेहरे पर हमेशा तनाव दिखता है, हमेशा वो जैसे बहुत ही एकदम वो तनावग्रस्त है, उनको क्या करना। और तनाव क्यों दिखता है, वो इस बात को जोड़ते सोचते रहते हैं कि कैसे 2 भाइयों में, पति पत्नी में, परिवार में, घर में, यानी उसको कहते हैं कि आपसी संघर्ष बना रहे। वो आपसी संघर्ष की उपज है, वो कभी भाईचारे की उपज हो ही नहीं सकते। नंबर 1, किसी भी कहीं पर भी चले जाओ, चेहरा देखोगे जब आदमी के चेहरे पर तनाव एकदम हो कि जैसे लग रहा है कि वो लड़ाई करने को तैयार, उसे पूछ लो तो उसका जो संबंध कहीं न कहीं से आरएसएस होगा, बीजेपी से, या आरएसएस के संबंधित 40 शाखाएं पूरे देश में काम कर रही हैं भाई। वो कभी विकास की बातें, उल्टे सीधे बातें करेगा, हिंदू बना मुसलमान कर देगा, जहां पर भी वो जातीय दंगे का काम कराएगा और संघर्ष की बातें वो करता है। जमीन पर ग्राउंड पे अगर हम सियासी जातीय समीकरण को देखें तो ओबीसी जो है, ओबीसी को सम्मान मिला है, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, तो फायदा तो मिलेगा ना, ओबीसी वोटर साथ तो देंगे ना बीजेपी के। वो सब अब देर की बात हो चुकी है। नायब सिंह सैनी हो चाहे उससे पहले खट्टर साहब हो, मनोहर लाल खट्टर जी, यह दोनों लोगों ने ये देखो, पहली चीज तो ये है कि कांग्रेस और जब तुम तुलना करोगे तो कांग्रेस में एक चीज होता है कि केंद्रीय नेतृत्व तो केंद्र की बात संभालता है, पॉलिटिक्स में भी और राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करता है। यहाँ बीजेपी की जब बात करोगे वो केंद्र भी संभालते हैं, राज्य भी संभालते हैं। मनोहर लाल खट्टर उनके मुख्यमंत्री नहीं थे, वो रबर स्टैंप थे। या ये जो सैनी साहब हैं, ये सैनी साहब बेचारे 4 महीने में क्या कर पाएंगे। इतने मजबूत, इतने सुदृढ़ अगर व्यक्ति होते तो आज सैनी साहब अपने क्षेत्र में, उनके लिए बड़ी मुश्किल है कि वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। तो बात पिछड़े की नहीं, बात अगड़े की नहीं, या जनसंख्या की बात हम नहीं कह रहे हैं। वो तो तब हम करेंगे जब जातीय जनगणना होगी, जातिवार हर समाज के कितने लोग हैं और उनका कितना प्रतिनिधित्व, तो उस पर हम लोग बात कर लेंगे। पिछड़ा वर्ग को नरेंद्र दामोदर मोदी जैसे फ्रॉड प्रधानमंत्री, जो फ्रॉड ढंग से ओबीसी बने हैं 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, वही नहीं, पूरे देश से 417 से ज्यादा जो सामान्य वर्ग के 2003 में लोग पिछड़े बने, उसी में नरेंद्र दामोदर मोदी। अब काहे नहीं चिल्ला चिल्ला कहते मैं पिछड़ा हूं, मैं पिछड़ा हूं, क्योंकि हर आदमी सच्चाई को जान गया कि ये जन्मजात पिछड़ा वर्ग नहीं है। यह तो 2003 के बाद बनाए गए हैं पिछड़ा वर्ग, जिसमें ना कोई अध्ययन है, ना कोई रिकॉर्ड है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना कोई राज्य सरकार की उसमें रिपोर्ट है, ना तो होम मिनिस्ट्री उसमें। ये इस तरह के लोग। नायब सिंह सैनी का जहां तक है, अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया तो आप लोग पचा नहीं पा। चाय तो कभी बेचे नहीं, वो भी झूठा है, वो भी झूठा है। जैसे उनकी डिग्री फ्रॉड है,
वैसे ही उनका जो है उनका चाय बेचने वाला जुमला भी फ्रॉड है। ये ऐसे ही फ्रॉड है कि जैसे चुनाव में हम सभी लोगों के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। और इतना गुमराह देश हुआ, इतना गुमराह देश हुआ कि पिछड़ा वर्ग में विघटन हुआ, अनुसूचित जाति में विघटन करवा दिया, भाई से में विघटन करवा दिया, पति पत्नी में विघटन होने लगा। ये सामाजिक जो संरचना थी, सामाजिक सौहार्द था, इन्होंने तोड़ के सत्यानाश कर दिया। और अब मैं कहूं कि जनता जो इन सब चीजों से ऊब गई है, उसको लगता है कि मेरी सुरक्षा चाहिए। जब मैं कहता हूं जवानों की बात, जब मैं किसानों की बात, जब मैं सैनिकों की बात, तो सबसे बड़े संख्या में तो मैं कहता हूं कि हरियाणा के लोग खेल में हैं, हरियाणा के लोग किसानी करते हैं, हरियाणा के लोग जो सेना में जाते हैं, लेकिन उनका कहीं से तो सम्मान हो जाए भाई, किसी के प्रति आप। यानी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाए हुए है हरियाणा में? कांग्रेस पूरी तरह बढ़त बनाए हुए है। और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस जितने दिनों में जितना दूरदर्शी और जितने धरातल की राजनीति राहुल गांधी कर रहा है, पहली चीज की कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी जो रणनीति हरियाणा में अपनाई है, जनता से सीधा संवाद हमारा हो रहा है, जनता के मुद्दों को हम लेके चल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि और कांग्रेस बड़े पैमाने पर वहां बढ़त बनाए हुए। लेकिन सवाल ये उठता है कि मान लो अगर हरियाणा में जो एंटी इनकम्बेंसी बनी है, तो एंटी इनकम्बेंसी जो वोट है वो तो कटेंगे ना। दूसरी जो तमाम पार्टियां गठबंधन में लड़ रही हैं, बिना गठबंधन में लड़ रही हैं, तो वो तो वोट काटेंगे ना। वो वोट तो बीजेपी के कटेंगे नहीं, वो तो कटेंगे तो इनके कटेंगे ना, कांग्रेस की। जो सरकार बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रोश है, उस आक्रोश का फायदा केवल और केवल कांग्रेस को मिलेगा और किसी को नहीं मिलने जा रहा। जितने पार्टियों का तुम नाम ले रहे हो, उसमें मैं अगर गिना दूं सबको, तो हो सकता है दुष्यंत चौटाला के 2-4 लोग जीत जाएं, बाकी बड़े बड़े हो सकता है बीजेपी के तो केंद्रीय उसमें जो मंत्री लोग हारेंगे चुनाव इस बार, हो ना हो कि मुख्यमंत्रियों हार जाए चुनाव उनके। उनका फायदा सीधे सीधे जनता, वहां की जनता, चाहे अनुसूचित जाति को, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे कोई भी हो, वो दुखी हो गया इस तरह की राजनीति से कि आप जो पिछड़ों को अगड़ों से लड़ाइए, अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाइए, अनुसूचित जाति को। अब ये कहां से बात आ गई कि कुमारी शैलजा जो इतनी बड़ी कद्दावर नेता कांग्रेस की, जिनके पिताजी भी थे, उनको ये बढ़ा दिया गया कि बस 25 तारीख को आने। अब 25 डेट भी दे दी गई। अरे इस बात को मैं भी जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में आज की तारीख में कुमारी शैलजा, और एक तो नेता है कांग्रेस का कद्दावर नेता, दूसरी महिला नेता। अब इस समय मीरा कुमार जनसभाओं से गायब क्यों हो गई, और वो भवन में क्यों चली गई? और जो है मीरा कुमार इस समय उम्र के कह लो काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं, वो उस तरह से अब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, उम्र साथ नहीं दे रही। वो सबके साथ होता, वो कोई उस पर कोई रोक नहीं लग सकता कि उम्र बढ़ेगी। शैलजा जो है अभी वो लंबी पारी खेल रही है, और उसमें वो नाराजगी तो अभी जाहिर हुई थी ना। और नाराजगी सत्ता में पाने के लिए हर व्यक्ति का अधिकार है, वो कहेगा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। भाई अगर ये विज साहब जो हैं, अगर वो इस बात को कह सकते हैं कि मैं तो दावा ठोकूंगा अगली बार मुख्यमंत्री का, यह जानते हुए कि वो सत्ता में बीजेपी अब नहीं आ रही है, तो जब बीजेपी में आ रही विज अनिल विज जो है ठोक रहे दावा अगला मुख्यमंत्री बनने का, तो शैलजा अगर कहती है कि मुझे भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, 20-21% अनुसूचित जाति की आबादी है भाई हरियाणा में, कोई कम तो है नहीं। तो उस व्यक्ति का जो उसका राष्ट्रीय पटल पे एक राजनीतिक भविष्य रहा हो, या जो इनका अपने क्षेत्र में रहा हो, इतनी बार सांसद रही हैं, आज भी जो सिरसा की सिटिंग सांसद है, तो उन्होंने कहा, कोई गलत नहीं कहा कि मुझे भी मुख्यमंत्री बनने देना चाहिए। यह उन लोगों की अब समझदारी की बात है, कांग्रेस के अंदर इस पे मंथन होना चाहिए, और होगा भी, कि भाई मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा, वो तो चुनाव जीतने का। और चुनाव आज मैं कह रहा हूं तो साफ हो गया है कि कांग्रेस जो है कम से कम 55 सीटों से ऊपर पा रही है, ये मेरा अपना असेसमेंट। बीजेपी कहां जा रही है? और बीजेपी मैं कह रहा हूं 15 से 20 के बीचों में रहेगी, इससे ऊपर नहीं जा सकती, किसी भी सूरत में नहीं जा